हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 7वां मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपके पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। तो वीडियो कौन तक जोड़ दिखेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रीन द्वारा उदारवाद पुनर्निरीक्षण निम्न में से किन पुराने सिद्धांतों का पुनर्जीवन है। तो ये है सहमति और प्राकृतिक कानून का। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रीन ने जो है रूसों की सामान्य इच्छा से सर्वाधिकारवादी तत्वों को हटा दिया और उसने कहा कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। इस तरह उसने जो है सहमति को महत्व दिया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिया है। ये दो कौन कौन से अधिकार थे। तो वो था संघ से अलग होना, हो सकना, और था किसी क्षेत्रीय संगठन में सम्मिलित होना। ठीक है, तो ये दो अधिकार दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 सुनिश्चित करता है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण जो है ये सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिव्यक्तिवाद का संबंध निम्न में से किस एक से है। अतिव्यक्तिवाद का संबंध किससे है। तो ये है अराजकतावाद से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवादी जहाँ राज्य के कार्यों को केवल सुरक्षा तथा सुव्यवस्था तक सीमित करना चाहते हैं, वहाँ जो है अराजकतावादियों की समस्या उनके कार्यों को सीमित करने का ही नहीं बल्कि उनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देने की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुमत का आतंक का विचार निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। बहुमत का आतंक, तो ये जे.एस. मिल था। ठीक है, जे.एस. मिल ने जो है जनतंत्र को बहुसंख्यकों का अत्याचारी शासन कहा था, इसलिए जो है बहुमत का आतंक उसको माना था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन प्रकार्यात्मक फोरमैन जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसा कि F.W. टेलर ने बताया है, वह नहीं है। तो स्पीड बॉस। ठीक है, टेलर के अनुसार जो है वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक पूर्ण मानसिक क्रांति है जिसमें जो है श्रमिक अपने कार्य, अपने सहयोगियों तथा अपने नियोजकों के प्रतिपूर्ण तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसी तरह जो प्रबंधक, फोरमैन, अधीक्षक, मालिक, निदेशक मंडल ये सभी होते हैं अपने सहयोगियों तथा अपने नियोजकों के प्रति अपने दायित्वों को संपूर्ण क्षमता से के साथ जो है वहन करते हैं। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इन्होंने नहीं बताया था, तो ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, प्लेटो के रिपब्लिक का उपशीर्षक कौन सा है। उपशीर्षक पूछा है, तो न्याय से संबंधित। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लेटो का जो कृति थी दी रिपब्लिक, इसका उपशीर्षक जो है न्याय मीमांसा या न्याय से संबंधित है, अतः इसका मुख्य विवेचना जो है विषय न्याय सिद्धांत में किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, फांसीवाद पृष्ठपोषक है। तो ये राज्य की प्रशस्ति का। ठीक है, फासिज्म ने जो है व्यक्ति के महत्व की बात अवश्य की, परंतु राज्य को व्यक्ति की नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान का एक मात्र जो है माध्यम बनाकर उसने राज्य को साध्य बना दिया और व्यक्ति को उसका साधन बना दिया। ठीक है, तो ये राज्य की प्रशस्ति का पोषक माना जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हम एक संविधान के अधीन है परंतु संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं कि वह ऐसा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त यह कथन निम्न में से किस देश पर लागू होता है। तो ये भारत में लागू होता है। ठीक है, भारत में भी जो है न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या का अधिकार एवं न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। इसलिए जो है संविधान के उपबंधों का जो निर्वचन होता है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, वही सभी को स्वीकार करना पड़ता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, आफ्टा का संबंध जिस संगठन से है वह है, तो आसियान है। ठीक है, आफ्टा जो है आसियान देशों का व्यापारिक संगठन है। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है और इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त
1967 को बैंकॉक की घोषणा के द्वारा की गई थी और इसका केंद्रीय सचिवालय कहाँ पे है? जकार्ता में है। आसियान का मुख्य लक्ष्य यह है कि सन 2003 तक एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बना लिया जाए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आसियान जो है ये आपटा का संबंधित संगठन है। अगला है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुखबिर कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में मजदूरों द्वारा विकसित कोड के तहत जो मजदूर अपने वरिष्ठ अधिकारी के पास अपने साथियों के बारे में प्रतिकूल सूचनाएं पहुंचाते हैं उसको मुखबिर कहा जाता है। अगला है लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो माइकल सेंडेल। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। माइकल सेंडेल एक प्रमुख समुदायवादी विचारक था। उन्होंने व्यक्ति और समुदाय के परस्पर संबंध को एक नए परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। यह किसने कहा? तो ये रूसो ने कहा था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रूसो ने कहा कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक जो है समाज का वास्तविक संस्थापक होता है। अगला है यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एनरिको वर्लिगर को। ठीक है, जुलाई 1975 में देखा जाए तो पोर्ट डी पेंटिंग नामक स्थान पर इटली फ्रांसीसी गोष्ठियों की श्रृंखला में होने वाली चर्चाओं में इटली के महान साम्यवादी नेता एनरिको वर्लिगर ने इस नाम का प्रयोग किया था, यूरो साम्यवाद का। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, हमारे संविधान के पीछे जो दर्शन है उसके लिए हमें पंडित नेहरू के उद्देश्य संकल्पना की ओर दृष्टिपात करना होगा। और जो संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया गया था और उसमें उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को शामिल किया था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना काव्य, यह किसने कहा था? तो ये बेंथम ने कहा था। ठीक है, विभिन्न सुखों में गुण का नहीं केवल मात्रा का ही भेद होता है। इस संबंध में उनकी एक प्रसिद्ध उक्ति है, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन जो होता है एक प्रकार का बच्चों का खेल है। तो उन्होंने कहा था कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ, यानी बच्चों का खेल उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि काव्य पाठ करना। तो ये बेंथम के द्वारा कहा गया था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है। तो सामुदायिकतावाद एक किसकी प्रमुख धारा है? तो ये प्रत्ययवाद की। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रीन जो है प्रत्ययवादी सिद्धांत के विचारक हैं और ग्रीन जो है राज्य के कार्यक्षेत्र का वर्णन करते हुए मानते हैं कि राज्य केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि यह जो है समुदाय का संगठित रूप भी है। तो ये प्रत्ययवाद की विचारधारा थी सामुदायिकतावाद और इसके प्रतिपादक थे ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है परफॉर्मेंस बजट, निष्पादन बजट शब्दावली किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो ये यूएसए का जो प्रथम हूवर आयोग था उसके द्वारा। ठीक है, प्रथम हूवर आयोग की स्थापना जो हुई थी 1949 में सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट में जो है निष्पादन बजट शब्दावली का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कोपेनहेगन 15 के रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का संबंध किस मुद्दे से है? तो ये है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, कोप 15 जो था इसके रूप में सुप्रसिद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित है। और कोप 15 का सम्मेलन जो है कोपेनहेगन में जो है कब हुआ था? तो ये 2009 में हुआ था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला है प्रतिनिधित्व का वह सिद्धांत जो व्यवस्था तथा सत्ता पर बल देता है। तो प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, ठीक है। प्रतिनिधित्व के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत की मुख्य जो प्रवर्तक माना जाता है ये हॉब्स को माना जाता है और अलेक्जेंडर को। और यह सिद्धांत व्यवस्था और सत्ता की आवश्यकता पर जो है बल देती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद का दूसरा नाम क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मार्क्सवाद का दूसरा नाम क्या है। सभी को कमेंट करना है, यहाँ पे आंसर हम नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता का भेद किया जाता है तो किसके द्वारा। तो ये संसदात्मक शासन प्रणाली में, ठीक है। अवास्तविक तथा वास्तविक संप्रभुता का भेद जो है संसदात्मक व्यवस्था में ही देखा जा सकता है। भारत में भी राष्ट्रपति को औपचारिक संप्रभु यानी अवास्तविक और संसद की मंत्रिमंडल को वास्तविक संप्रभु कहा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर अवास्तविक और वास्तविक संप्रभुता देखना हो तो संसद शासन प्रणाली को देखा जा सकता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है खोखली स्वतंत्रता तथा अमूर्त व्यक्ति का पैगंबर किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका J.S. मिल को, ठीक है। बारकर कहता है कि मिल एक खोखली स्वाधीनता तथा काल्पनिक व्यक्ति का प्रतिपादन करने वाला पैगंबर था, ठीक है। तो ये कहा था किसने। तो ये बारकर ने कहा था ये परिभाषा किसके लिए, J.S. मिल के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस रिट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना, तो ये होता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा के रिट जो है वो प्रश्न करती है कि किस प्राधिकार का अधिकार से रिट में मांग की जा सकती है कि लोक पद को धारण करने में किसी व्यक्ति के दावे के बारे में लोकहित में कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया जाए। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है सरकार के तात्विक कार्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सरोकार रखता है। तो वह है लाइन एजेंसी, ठीक है। लाइन एजेंसी वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है। इन्हें निर्णय लेने और निर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है लाइन एजेंसी को। तो यहाँ पे आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की ज़रूरत है में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वो पुनः विनियोजन कहलाती है, ठीक है। बजट के एक शीर्षक से धन को उसी विभाग के दूसरे शीर्षक जहां धन व्यय करने की ज़रूरत है में जब हस्तांतरित किया जाता है तो उसको पुनः विनियोजन कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में लॉर्ड वेबरिज प्रतिवेदन में जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया गया वह था। तो वो कल्याणकारी राज्य के लिए किया गया था, ठीक है। लॉर्ड विलियम वेबरिज की रिपोर्ट जो आई थी 1943 में आई थी और इसमें जो है कल्याणकारी राज्य के विचार का श्रेय जिसने 5 बड़ी बुराइयों बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी और आश्रय भाव के उन्मूलन में जो है राज्य की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है स्वतत्वबोधक व्यक्तिवाद का प्रयोग किसने किया था। तो मैक्स फर्सन ने किया था। मैकफर्सन के अनुसार जो है उदारवादी चिंतन 17वीं शताब्दी से ही एक अव्यक्त धारणा पर आधारित रहा है और यह धारणा आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है। इसी धारणा को लेकर के जो है मैकफर्सन स्वतत्वमूलक व्यक्तिवाद की संज्ञा देता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। तो ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम था उसके तहत बनाया गया था, ठीक है। 1773 तक बंगाल, बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियाँ जो थी वे अलग व स्वतंत्र थीं। अधिनियम द्वारा जो है बंगाल प्रेसिडेंटी को बम्बई व मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर संप्रभु बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सर्वाधिकारवादी राज्य परित्याग है किसका? तो ये विवेक का। ठीक है, सर्वाधिकारी वादी राज्य में जो है बुद्धि विवेक का तिरस्कार किया जाता है और सर्वाधिकारवादी राज्य का स्वरूप जो है तानाशाही होता है। सर्वाधिकारवादी राज्य जो है व्यक्तिक स्वाधीनता को कुचल देता है। सर्वाधिकारीवाद राष्ट्र को जो है बहुत ही ज़्यादा गौरव प्रदान करता है। तो ये सभी उसका मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राष्ट्र के लिए प्रत्येक वस्तु राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं, राष्ट्र के बाहर कुछ नहीं, यह दर्शन किस विचारधारा का है? तो ये है फासीवाद का। ठीक है, फासीवाद जो है इटली भाषा शब्द के फेसियो से बना है, जिसका अर्थ होता है लकड़ियों से बना गट्ठर। यह एक प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है जो निगमित राज्य की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। फासीवाद में विचारधारा का अभाव है। यह बुद्धिवाद के खिलाफ मिथ्यावाद, अंधविश्वास, युद्ध प्रेम में जो है ये विश्वास रखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है लोक प्रशासन के अविभाज्य विचार के समर्थक निम्नलिखित में से कौन है? अविभाज्य विचार के समर्थक कौन से हैं? तो हेनरी फयोल है, और कौन है? और मार्शल डिमाक है। ठीक है, तो ये दोनों जो है अविभाज्य विचार के समर्थक माने जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? तो ये किया था यशवाकर ने। ठीक है, लोक प्रशासन के सीमा क्षेत्र को प्रशासनिक सिद्धांत और अनुप्रयुक्त सिद्धांत में विभाजित करने का कार्य यशवाकर ने किया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति संप्रभुता की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये दिया था जीन बोधा ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बोधा ने ही किया था और उसने कहा संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर एक ऐसी शक्ति है जिस पर कानून के कोई बंधन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है किसने कहा था कि व्यक्ति के स्वयं संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो जे.एस. मिल ने कहा था। ठीक है, मिल ने जो है व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा था, स्वयं संबंधी और पर संबंधी। और स्वयं संबंधी कार्य की परिधि जो है व्यक्ति स्वयं, जैसे कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, सिगरेट पीना, ये सभी उसमें स्वयं संबंधी में आ जाते थे। और व्यक्ति को ऐसे कार्य को अपनी इच्छानुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। और व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता का अभाव जो है समाज की प्रगति के लिए खतरा बन जाता है। समाज की नवीनता की रक्षा के लिए राज्य को व्यक्ति के स्वयं संबंधी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा था जी.एस. मिल ने। अगला है भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप है? तो वो है सहकारी संघवाद। ठीक है, भारत जैसे राष्ट्रों के लिए संघवाद का सर्वोत्तम रूप सहकारी संघवाद है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है भारतीय संघवादी व्यवस्था को सहकारी संघवाद की नाम दिया था। तो इसको भी याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है, पूछा है? तो इकोवास। ठीक है, इकोवास इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ये जो है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी। और ओएस की स्थापना आर्थिक विकास तथा राजनीतिक सुधारों के लिए की गई थी। और आसियान जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना इसकी जो है 1967 में बैंकॉक में की गई थी। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। और सार्क इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। तो ये जो इकोवास है ये क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, इकोवास एक आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ओएस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओएस जो है ये आर्थिक विकास तथा राजनीतिक सुधारों के लिए है और ये तीनों जो हैं ये क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसके साथ
C2 एक श्रमिक संघ संबद्ध है, तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सवादी पार्टी है। ठीक है, एटक जिसको कहते हैं। ठीक है, ये और एटक का संबंध जो है ये CPI से है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से है। ठीक है, और INTUC का संबंध जो है, INTUC का संबंध जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और हिंदू मजदूर परिषद का ये भारतीय जनता पार्टी से है। हिंदू मजदूर परिषद का जो संबंध है वो भारतीय जनता पार्टी से है। तो यहाँ पे तीनों को आप लोग याद रख सकते हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है हस्तक्षेप लेसे फेयर की नीति राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आर्थिक नीति से संबंधित है। ठीक है, परंपरागत या नकारात्मक उदारवाद जो है लेसे फेयर अथवा हस्तक्षेप या कहे तो यथेच्छारिता की नीति में विश्वास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया गया है। इस श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो शीत युद्ध की समाप्ति ये शामिल है। वर्ष 1998 में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों का परीक्षण ये इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमंडलीकरण की नवोदित शक्तियों की जड़ों का वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्ध तथा 1990 के दशक के पूर्वार्ध में विशिष्ट आर्थिक तथा राजनीतिक विकास में पता लगाया है। इस श्रेणी में जो शामिल था उसमें शीत युद्ध की समाप्ति और USSR में राज्य समाजवाद का विघटन और बर्लिन का दीवार गिरना ये इसमें शामिल था। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयता योगित राज्य है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था गिलक्राइस्ट ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिलक्राइस्ट ने कहा था राज्य और कुछ मिलकर राष्ट्र बनता है। राज्य में जब जनता की एकता का भाव राष्ट्रीयता का होता है तो वह मिलकर के जो है राष्ट्र बनता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है नेहरू रिपोर्ट 1928 में संस्तुति नहीं की गई थी, किसकी? तो संघीय व्यवस्था की। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में इन सभी संस्तुतियों की शामिल किया गया था, जो भारत के लिए अधिराज्य प्रतिष्ठिति की, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की, मौलिक अधिकारों की मान्यता की, लेकिन संघीय व्यवस्था की इसमें कोई बात नहीं कही गई थी। तो यहाँ पे आपका भी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है धनानुदान की मांगों में प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है। तो कोई विशिष्ट शिकायत अभिव्यक्त करना। ठीक है, सांकेतिक या प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव में कहा जाता है कि मांग की राशि में 100 रुपये की कमी की जाए और इस प्रस्ताव का उद्देश्य है जिसको कटौती प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और यह है कि ऐसी विशिष्ट शिकायत व्यक्त की जाए जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी हो। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक संसदीय व्यवस्था में जब मंत्री द्वारा रखा प्रस्ताव विधानमंडल के पटल पर नामंजूर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? सारी मंत्रिपरिषद इस्तीफा दे देती है। ठीक है, जब एक संसदीय व्यवस्था में जब मंत्री द्वारा रखा प्रस्ताव विधानमंडल के पटल पर नामंजूर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सारी मंत्रिपरिषद जो है इस्तीफा दे देती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोरावसिक के नौ उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव किसने दिया है? तो ये दिया था आपका AM स्लाटर ने। ठीक है, मोरावसिक के नौ उदारवाद पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कानून की 3 स्तरीय धारणा का प्रस्ताव AM स्लाटर ने दिया था। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। तो ये किसने कहा था? तो ये बिपिन चंद्र ने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय वैयक्तिक उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है, तो व्यक्तिगत रूप से संगत होता है। ठीक है, साइमन का मानना था कि लोगों को भावी घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी नहीं हो सकती, इससे वे अपनी सीमित ज्ञान के सहारे कम परिपूर्ण निर्णय कर लेते हैं। ऐसे निर्णय को साइमन ने संतोषजनक निर्णय या व्यक्तिगत रूप से संगत बताया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका दृष्टिकोण है? संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करना उन्हें विनष्ट कर देना है। तो ये कैल्हन का कहना था। ठीक है, कैल्हन ने लिखा था कि संपूर्णता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार हम एक अर्ध वर्ग या अर्ध की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी या तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नैसर्गिक न्याय का विचार निरूपित किया गया किसके द्वारा? तो ये स्टोइक्स के द्वारा। ठीक है, कुछ लेखक प्राकृतिक न्याय को जो है प्राकृतिक कानून की धारणा से जोड़ते हैं, जो प्राचीन स्टोइक दर्शन से आरंभ हुई और 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में बहुत लोकप्रिय हो गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्यों की निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है किसको? तो ये देता है राज्यपाल को। ठीक है, अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अनर्हताओं के प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को परामर्श देता है। अगर लोकसभा में हो तो जो है वो हो जाएगा आपका, संसद में हो तो वो राष्ट्रपति को हो जाएगा और राज्य में हो तो राज्यपाल को। अगला है, जो दर्शन उदारवाद के बिल्कुल विपरीत है वह है? तो उदारवाद के बिल्कुल विपरीत कौन सा है? तो मार्क्सवाद है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उदारवाद जो होता है व्यक्ति केंद्रित विचारधारा, जो व्यक्ति के सामर्थ्यों का पूरा विश्वास रखते हुए उसे हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेविड स्टर्न ने। ठीक है, डेविड स्टर्न जो है उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। स्टर्न ने अपने बहुलवादी विचारों के तहत जो है राजनीति विज्ञान का निवेश निर्गत सिद्धांत देकर जो है वातावरण, राजनीतिक शक्तियों तथा प्रभावितों के मध्य एक संबंध दर्शाने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित संधियों का सही आरोही कालक्रम क्या है? तो कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैनिटी ट्रीटी ये कब हुई थी? तो ये हुआ था 1996 में। ठीक है, और लैंड माइंड बैंड ट्रीटी ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। केमिकल वेपन्स एग्रीमेंट ये कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। ठीक है, और इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनटीपी ये कब हुआ था? ये संधि हुआ था आपका 1995 में। ठीक है, तो इसको आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे आपका पहले हो जाएगा तीसरा, फिर हो जाएगा चौथा, फिर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा आपका दूसरा। तो 3 4 1 2। तो किस कूट में है? तो यहाँ पे कूट नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे आप लोग व्यवस्थित कर लीजिएगा 3 4 1 2 के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कूट वाला पीडीएफ नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। अगला है, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग की गई थी? तो अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में। ठीक है, सितंबर 1973 में अल्जीयर्स के चौथे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने धनी देशों की शोषक प्रवृत्ति का पर्दाफाश करते हुए प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था द्वारा स्थापित असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समानता के वैधानिक आयाम को व्याख्यायित करने के लिए वैधानिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया है? तो ये किया है अर्नेस्ट बार्कर ने।
डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अर्नेस्ट बार्कर ने उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें उन्होंने जो है राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि वह हमें कानूनी व्यक्ति की एक जैसे मुखौटे जो है पहना देती है। हमें चाहे जो भी विभिन्नताएं रही हों, कानून के समक्ष हम सबका महत्व एक जितना होता है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे डी आप। अगला क्वेश्चन है सहिष्णुता प्रचार पत्र किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई है। इसको इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लेटर ऑन टॉलरेशन, ये भी प्रश्न पूछता है। लेटर ऑन टॉलरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में सहिष्णुता प्रचार पत्र। ये लिखा था किसने? तो ये लिखा था जॉन लॉक ने, और इसको लिखा था 1689 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये 1919 अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1919 में भारतीय शासन अधिनियम की एक बड़ी विशेषता थी कि केंद्रीय व्यवस्थापिका का विकास हुआ और पहली बार जो है केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली का प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है नव वामपंथवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो ये मार्क्सवाद पर आधारित है। ठीक है, नवीन वामपंथ का ज्ञान हमें पेटमन, मैक्सफर्सन तथा प्लमनाज की रचनाओं में से मिलता है, और इसकी विशेषता जो है हेराल्ड के अनुसार दी गई थी। ये इसको जो है उन्होंने भागीदारी प्रजातंत्र कहा था। ठीक है, तो ये जो है मार्क्सवादी परंपराओं से प्रेरणा लेते हुए इसका विकास हुआ था। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय बंधनकारी शक्ति हैं। तो उन सब देशों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के भाग हैं। ठीक है, अनुच्छेद 94 के अनुसार जो है प्रत्येक सदस्य देश का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय के निर्णयों का ठीक से पालन करे। यदि एक पक्ष पालन न करे तो दूसरे पक्ष को यह अधिकार है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान इस और कार्यवाही के लिए आकृष्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पैनल ऑल यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन तब सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट का क्या नाम था? तो इसकी रिपोर्ट का जो नाम था वो ब्राह्मी रिपोर्ट था। ठीक है, पैनल ऑन यूनाइटेड नेशंस पीस ऑपरेशन का गठन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को निष्पादन बजट बनाने के चरणों में सही कालक्रम के अनुसार जो है श्रृंखला में समायोजन कीजिए। तो ये सही समायोजन जो होगा उसका निष्पादन बजट के लिए सबसे पहले होगा उसका उद्देश्य, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, फिर मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने जनमानस की अवधारणा दी है? तो जनमानस की अवधारणा किसने दी थी? तो ये मिचेल्स ने दिया था। ठीक है, मिचेल्स के अनुसार जो है कोई भी समाज सदैव दो वर्गों में बटा होता है, पहला विशिष्ट वर्ग और दूसरा जनसामान्य वर्ग। और मिचेल्स के अनुसार जो है यह वर्ग सुस्त, उदासीन और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ होता है। तो ये जनमानस के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो ये है लुसियन पाई। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लुसियन पाई जो है विकास की संकल्पना का प्रयोग करने वाले विचारक में अग्रणी माना जाता है, और उन्होंने 1963 में प्रारंभ किया था, और उन्होंने सांस्कृतिक विवरण के सिद्धांत में राजनीतिक विकास के बारे में पुराने प्रतिमानों को नई प्रतिमानों के साथ अनुकूलित किया था इस पुस्तक में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है परंपरागत विचार के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं है पूछा है। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें ये शामिल नहीं है। ठीक है, परंपरागत विचार के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन और भू राजनीति का अध्ययन किया जाता है।
लेकिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था का इसमें अध्ययन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो ये विचार दिया था गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि मेरा ग्राम स्वराज्य का आदर्श यह है कि प्रत्येक गांव एक पूर्ण गणराज्य होगा। अगला है, प्रकोष्ठ संपर्क लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो ये दबाव समूहों के द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, लॉबिंग के अंतर्गत जो है दबाव समूहों द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों को सदन से बाहर एक विशेष प्रकार के अधिनियम पारित करने अथवा नहीं करने के लिए जो है प्रभावित किया जाता है तथा उन पर जो है दबाव डाला जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पदोन्नति के लिए लोक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारण की प्रणाली का उद्भव हुआ था। तो ये हुआ था यूएसए में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिकियों ने जो है कार्यकुशलता माप को एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र का कार्य बना दिया है। उन्होंने जो है कर्मचारी कुशलता का निर्धारण करने के लिए इसका गणितीय स्वयंचालित विशुद्ध तथा अत्यंत वस्तुनिष्ठ मार्गदर्शन बनाने का इसका प्रयत्न किया है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।